हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप यूनिट इंट्रोडक्शन में हेडिंग्स में देख सकते हैं, हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए सोल्यूशन एक डिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर हम उस सोल्यूशन को कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे और उसके ज़रिए कंप्यूटर डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए हमें उस प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व करेगा उसी डिजायर्ड मैनर में जिस तरह हमें उसका सोल्यूशन चाहिए। यूनिट इंट्रोडक्शन में आपके पास कंप्यूटर की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आ चुके हैं। क्लास 8 में भी आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी है और क्लास 9 में भी। कंप्यूटर आपके पास एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका पर्पस क्या है, जनरल पर्पस है तो इट मीन्स इसके बहुत ज़्यादा मकासद हैं और वो जनरल पर्पस इसके क्या है कि यूजुअली ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, किए जा सकते हैं। कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब हमने उस कंप्यूटर से जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है हमें उसको अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम करने कंप्यूटर को प्रोग्राम करने से क्या मुराद है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको वो स्टेप्स बताएंगे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो टास्क हम इसे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर उसको किस तरह से सॉल्व करेगा। इसके लिए हमारे पास वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज होती हैं और उनमें से कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए या कंप्यूटर से सॉल्व करवाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स के, कंप्यूटर से हम जो भी टास्क, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेड 1 के स्टूडेंट को आप कहेंगे वो आपको 2 मैट्रिसेस को ऐड कर दे तो डेफिनेटली उसके पास एनफ नॉलेज नहीं है कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेड 10 के स्टूडेंट से कहा जाए कि 2 मैट्रिसेस को वो ऐड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, क्योंकि आपके पास इसका प्रीवियस नॉलेज मौजूद है। इसी तरह जो प्रॉब्लम आपने कंप्यूटर से सॉल्व करवानी है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की एग्जांपल लेते हैं कि आप कंप्यूटर की हेल्प से प्राइम नंबर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं या कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहते हैं या आप उससे इवन और ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। दीज आर क्वाइट सिंपल टास्क। तो आपको खुद से वो तमाम चीज़ों की लॉजिक आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से अगर फैक्टर्स बना के करना है या जो भी मेथड आपने उस पर अप्लाई करना है तो उसी मेथड को आपने बेसिकली प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देना है और फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस राइट किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास जो है, इस लिहाज से इस तरह से हम कंप्यूटर को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और फिर कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके देगा। यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर हमने खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर हम कंप्यूटर को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि इसी लेक्चर के एंड पे हम इस क्वेश्चन के आंसर को, जब आप इसको वॉच कर लेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि हम कंप्यूटर के जरिए प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, जबकि हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड कंप्यूटर को हमने खुद ही बताना है। अभी हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो प्रॉब्लम जो भी हमने सॉल्व करवानी है, हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसको कंप्यूटर की डिजायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या राइट करेंगे। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप्स है, उनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप सबसे पहले आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्यूटर से सॉल्व करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टारगेट क्या है। सपोज कि आप कोई क्रिकेट की गेम बनाना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर जो है, एक पार्टनर जो है कंप्यूटर हो और एक ह्यूमन बीइंग हो, या आप चेस की गेम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप कंप्यूटर के साथ वो गेम खेलेगा कोई ह्यूमन बीइंग। ये
कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। दीज आर क्वाइट डिफिकल्ट स्टेप्स 10th ग्रेड के लिहाज से, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व करवा सकते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, कि आप कंप्यूटर से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक नंबर्स का सक्सेसिव सम आपने अगर कैलकुलेट करवाना है वो करवा लें। अगर आपको खुद मैनुअली 1 से 100 तक नंबर्स को ऐड करना पड़े सक्सेसिव सम, अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी इसकी डिटेल। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैनुअली करनी अगर आएंगी भी तो आप बहुत ज़्यादा उसे आराम से आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कंप्यूटर आपके लिए ये टास्क जल्दी जो है वो परफॉर्म कर देगा। इसी तरह अगर आप टेबल राइट करने का प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं तो आप जिस भी नंबर का टेबल उसे कहेंगे, चाहे 2 का दें या 100 का या 1000 का, वट जो भी आपने नंबर की लिमिट रखी होगी वो उस नंबर के तक आपको टेबल्स प्रिंट करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप उनको जहन में रखते हुए हम कंप्यूटर से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन ग्रेड 10 के स्टूडेंट होने की वजह से आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को अपने जहन में रखें कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आप कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर किस तरह से हम इनको बना सकते हैं, और ये स्टेप सीखने का आपको बेनिफिट क्या होता है कि जब आप कोई इस किस्म का टास्क परफॉर्म करेंगे कि आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई, लेट से किसी मेडिकल स्टोर के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किसी क्लाइंट के लिए आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो फिर आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम सिंपल प्रॉब्लम से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे। तो प्रॉब्लम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे इनिशियल स्टेज है, लेकिन इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ही सही क्लियर समझ नहीं आएगी तो आप उसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। अब आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी, सबसे पहले केयरफुली आप उस प्रॉब्लम को रीड करेंगे और उसके अंदर उसी में से फाइंड आउट करेंगे कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम देती हूँ कि आप मुझे 2 का टेबल राइट कर दें, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू। तो आपको एक टेबल राइट करने के लिए दिया गया है, ये बात आपको यहाँ समझ आ गई। उसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम, ये टेबल जो है उसके वो 2 का टेबल आपने राइट करना है, ये भी आपको क्लियरली प्रॉब्लम के अंदर से ही इंफॉर्मेशन मिल गई। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, तो आपको जो आंसर चाहिए वो भी आपके जहन में एकदम से आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने हाथ से मैथमेटिक्स में 2 का टेबल राइट करके देखा है। आपको पता है कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से एंड देन 2 से, और जो भी आंसर आएगा वो आपने डिस्प्ले करवाना है, तो आपके जहन में उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो आपको अगर यहाँ तक आप पहुंच गए, इट मीन्स आपने प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया। बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो शायद आपको थोड़ी सी, एक एग्जांपल शायद आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, एक कंप्यूटर के लिहाज से आपको अभी इसको प्रॉब्लम को रिलेट करना शायद ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम ये चैप्टर कवर करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को भी कंप्यूटर से आप रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अ पर्सन इज अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज परचेज्ड फ्रॉम द कंपनी। किसी ने एक कस्टमर है, उसने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, फॉर एग्जांपल उसने कैलकुलेटर परचेज किया है, लेकिन जब वो कैलकुलेटर उसके पास आ गया तो वो उस कैलकुलेटर को यूज करने में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आफ्टर रीडिंग द अबव स्टेटमेंट अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर हैज परचेज्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंपनी एंड नाउ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल के कि इस स्टेटमेंट से आपको जो भी नॉलेज जनरल आपको जो वो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में मिल गई। सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये तो आप आई एम श्योर कि आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अगर अभी मैं आपसे कहूँ तो आप डेफिनेटली अपने, जैसे क्लास 9th में तो चले अभी आपके पास कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम्स उस तरह कंडक्ट नहीं हुए, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप क्लास लाइक अपने सेटअप एग्जाम्स जो आपके हुए थे उनकी आप अपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करें, तो आप ना सिर्फ अपने एवरेज मार्क्स बल्कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि उसके लिए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। उसके लिए डेफिनेटली आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए।
तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम को हमने यहाँ तक डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। At this stage of problem solving, the programmer investigates the problem and gathers as much information as possible. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जैसे टू का टेबल, तो देखने में बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ये कि आपने टू का टेबल राइट करना है तो आप सिंपल 1 से लेकर 10 तक आराम से राइट कर देंगे, आपको कुछ भी उसके लिए ज़्यादा डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम राइट करेंगे इसके लिए, तो आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके जहन में आने चाहिए। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिहाज से जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की तरह सोचेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी आपको इतनी सिंपल नहीं लगेगी कि जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट रीड की तो आपने इस प्रॉब्लम के अंदर बारे में सारी चीज़ें डिटेल से देख ली। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। किस तरह से एनालाइज करेंगे? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर? क्या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि कंप्यूटर के जरिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा भी सकते हैं या नहीं? अब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रिकेट गेम की एग्जांपल दी कि आपने क्रिकेट गेम जो है वो एक डिज़ाइन करनी है कंप्यूटर के लिए, तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप ये प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करवा सकते हैं? तो मेरे लिए तो इसका आंसर येस है। हो सकता है ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है और उसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस भी हो सकती हैं जो शायद अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे इन्हीं टॉपिक्स की दोबारा तो हम इनको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। What is to be done to find the solution of the problem? अब आपने प्रॉब्लम को, पहला स्टेप तो हो गया कि ठीक है जी पॉसिबल तो है कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट बात है कि आपको कंप्यूटर के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर जो भी आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा और आपको इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल दी है टू का टेबल राइट करने की, उसको अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो मैंने आपको टू का टेबल राइट करने के लिए कहा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपका टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक ही जाएगा। यहाँ आपको चाहिए कि आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे डिफरेंट कि टेबल जो है आप कितने, आपके डिजायर्ड क्वेश्चन एक प्रोग्रामर के क्या होने चाहिए। अच्छा कि टेबल जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर कितना बड़ा हो सकता है, मतलब 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर देना है आपने, 4 डिजिट देना है, तो आप यहाँ पर लिमिटेशन पूछेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है वो आप उससे पूछेंगे कि जी आपकी जो इनपुट है उसके नंबर का साइज मैक्सिमम क्या होगा। फिर आप ये भी पूछेंगे कि वो आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का पहला नंबर कौन सा होना चाहिए और कहाँ तक जाके उसको खत्म हो जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या आपके ने इसके अंदर कोई स्टेप्स तो नहीं रखने हैं कि कभी आप कुछ नंबर स्किप करवाना चाहें या इस तरह की और बहुत सी डिटेल। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप उस प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे उतनी ज्यादा आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे और उतना ही बेहतरीन सोल्यूशन आप उसके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। जब आपको ये भी पता चल गया उसकी लिमिटेशंस भी और आपको इनपुट के बारे में भी क्लियर हो गया और आउटपुट भी आपके जहन में क्लियर हो गई कि ये इनपुट होगी तो इसकी ये आउटपुट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आना चाहिए, तो आपको इनपुट भी पता चल गई आउटपुट भी पता चल गई। ये सिर्फ मैंने उसका एक हिस्सा आपको बताया। नेक्स्ट कि क्या इसके सॉल्यूशन एक से ज़्यादा पॉसिबल हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, बहुत सी लिमिटेशन। एक ऐसा टेबल भी आप राइट कर सकते हैं कि जो 1 से स्टार्ट हो 10 पे खत्म हो जाए, या आप एक ऐसा टेबल भी राइट कर सकते हैं कि जिसमें यूजर से पूछा जाए कि वो किस नंबर से स्टार्ट करना चाहता है और किस नंबर पे एंड करना चाहता है। इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है। तो बहुत से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसने आपको वो प्रॉब्लम प्रोवाइड किया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास होगा और वो बेस्ट सॉल्यूशन क्यों है, इसकी रीजंस भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप वो बेस्ट सॉल्यूशन उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आप एक ही सॉल्यूशन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस को आप एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम 1 जो आपके पास आपकी बुक में एग्जांपल गिवन थी उसको जरा एनालाइज करके आपको बताया गया है कि इसमें आपके पास क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लिया है तो आप क्या चाहते हैं, आप इसके नतीजे में क्या करना चाहते हैं, आपका फाइनल टारगेट क्या है। Think about what is important to you, what you want to achieve. For example,
क्या आप उसे रिफंड करना चाहते हैं? क्या आप इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि ये प्रोडक्ट आपको किसी सूरत भी नहीं कबूल, या फिर आप एक चांस और लेना चाहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट में अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो थी वो रिप्लेस करके लेना चाहते हैं, एक्सचेंज करके लेना चाहते हैं। इसी तरह से would you like them to provide the service again, this time meeting agreed standards? तो आप उसके साथ, क्लाइंट के साथ देखेंगे कि आप उनसे सर्विस जो है दोबारा लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और अब जब आप उनसे सर्विस लेना चाहेंगे तो आपको पहले से आप अपने जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब के सब पहले से क्लियर कर लेंगे। जितना ज्यादा क्लियर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे उतना ही आपको बेहतर उसका जो है वो आंसर, आउटकम जो है वो मिलेगा। अगर आप बताएंगे ही नहीं कि आपको प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लगा, आप क्या चाह रहे थे और ये आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रोडक्ट में मतलब क्या आपकी रिक्वायरमेंट थी और प्रोडक्ट आपको क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर की जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, सपोज कि आपने वो कैलकुलेटर खरीद दिया और वो सिंपल कैलकुलेटर था, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं कर सकता और आपकी रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक कैलकुलेशन करना। तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि ये कैलकुलेटर जो आपने परचेज कर लिया है ये आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या है और आप उसमें से क्या चाहते हैं। उसके बाद अब क्या होगा कि आप उस कंपनी से राब्ता करेंगे और उसके लिए आप डिस्कशन के लिए तैयारी करेंगे कि आपने किस तरह से कंपनी से बात करनी है, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, क्या रिफंड पॉसिबल है, कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी। जब आपने वो परचेज की थी चीज तो कंपनी ने आपको पहले से क्या बताया था कि रिफंड एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे अपनी कंप्लेंट को और उसमें सारी डिटेल्स आप ऐड कर लेंगे, डेट, टाइम और सारी डिटेल्स। इसी तरह से जो भी रेलिवेंट पेपर वर्क, लाइक आपके पास उसकी रिसीप्ट होगी, आपने ऑर्डर अगर प्लेस किया है या अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी थी जिसको देखकर आपने वो प्रोडक्ट परचेज की है तो उसके अंदर अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी वजह से आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया है तो वो तमाम पेपर वर्क आप अपने पास पहले कलेक्ट करेंगे। देन फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट प्रोसेस। फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करेंगे कि अगर आपने कोई चीज रिफंड करनी है तो उसको या आपने रिप्लेस करनी है या आप अपनी कंप्लेंट करनी है तो आपके लिए उस कंपनी का क्या प्रोसीजर है, आपने क्या उस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है। इसी तरह प्रॉब्लम 2 को अगर हम एनालाइज करें तो वो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि आपके पास हर सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए ऑब्टेन्ड, जितने स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, और उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स की जो है वो तादाद होनी चाहिए कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। और इस तरह से आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट ने उसके टोटल मार्क्स क्या थे। लाइक टोटल मार्क्स 75 में से उसने लेट्स से 60 ऑब्टेन किए हैं या 60 मार्क्स उसने 100 में से ऑब्टेन किए हैं। तो ये सब डिटेल और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बल्कि टोटल मार्क्स की जरूरत नहीं है बल्कि ऑब्टेन्ड मार्क्स ही काफी होंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का आप सम करेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप आपके पास आता है प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब आप उसका सॉल्यूशन जो है उसको प्लान करने लगे हैं। ये आपके पास बेसिकली एक क्रिएटिव स्टेज है। यहाँ पर आप अपनी स्किल के मुताबिक बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे आगे जाके मैं आपको डिफरेंट टास्क दूंगी, डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह दूंगी तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका डिफरेंट सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रोग्राम्स राइट करें, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए राइट करें वो एक जैसी हों। अगर 10 स्टूडेंट्स में भी 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आए और उन डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनपुट भी एक ही तरह की होगी और आउटपुट भी एक ही आ रही होगी, लेकिन उसको परफॉर्म करने के स्टेप्स डिफरेंट होंगे। अब प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपने डिस्कशन जो है वो अपने प्रॉब्लम को किस तरह डिस्कस करना है। आप किसी कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो लेट से के एक्सचेंज को या रिफंड को रिटर्न को मैनेज कर रहा होगा उसके साथ बात करेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे। आप जो है वो इधर उधर डिफरेंट और चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपने प्रॉब्लम से नहीं हटेंगे। इसी तरह से आपने मतलब
काम रहना है, रीजनेबल तरीके से बात करनी है और प्रॉब्लम को पूरी डिटेल के साथ और तमाम आपके पास एविडेंसेस जो हैं, यानी आप एक्चुअली बताएंगे सपोज के जी ये कैलकुलेटर मैंने आपसे परचेज किया है और आपने जो एविडेंसेस रखे हैं, लेट्स से कि आपने एडवर्टीजमेंट में तो ये नहीं बताया कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो इसी तरह से या आपकी एडवर्टीजमेंट तो ये बता रही है कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है लेकिन जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है वो साइंटिफिक नहीं है, और सो ऑन एनीथिंग एवरीथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आप उनको बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्लेंट करते रहेंगे तो कंपनी को ये समझ नहीं आएगी कि आप एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। आप उन्हें क्लियरली बताएंगे कि आप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना चाहते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली ये भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप उनको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास आंसर्स होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जिससे आपने राब्ता किया है रिफंड या एक्सचेंज के लिए, अपने उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए, अगर उस पर्सन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर सका बातचीत के हवाले से, आपकी बात को सही तरह समझ नहीं सका या आप उसकी बात से कन्विंस नहीं है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी मुझे किसी और से बात करनी है। इसी तरह से आप उनका रिस्पॉन्स देखेंगे और अगर आपको जो है वो टाइम के लिए कहा जाए तो अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको कुछ टाइम चाहिए, या कंपनी अगर आपसे कहती है कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दें तो आप उस टाइम को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे उनके रिस्पॉन्सेज को देखेंगे कि क्या उन्होंने आपका जो है इशू रिजॉल्व करने के लिए सही रिजॉल्व किया है या कि जस्ट एक कंप्रोमाइज ही है। यानी वो आपसे कहते हैं सपोज कि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ही नहीं, आप हमसे कोई और चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज। जो आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे वो आपको मिली ही नहीं। इसी तरह से अब आपके पास कि आप क्या फर्दर वेट करना चाहते हैं। लेट्स से वो कहते हैं कि जी हमारे पास अभी ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आप कुछ अरसे के बाद हम आपको मंगवा देंगे, तो क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं। और जो भी आपके राइट्स हैं उसकी बेसिस पर आप जो भी फर्दर उस मैटर को जहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से आप उस प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है आपके पास, उसमें आप क्या करेंगे, ऑल द सब्जेक्ट मार्क्स टू बी एडेड, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट से मार्क्स थे प्रॉब्लम एनालिसिस में आपने वो मार्क्स ऑब्टेन कर लिए थे, यहाँ पर आप उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। फोर्थ हमारे पास जो स्टेप आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, दैट इज द कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कॉमन लाइफ में आप एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सपोज आपने स्कूल जाना है, तो आपके पास एक से ज्यादा मेथड्स होंगे कि आप घर से स्कूल तक किस तरह से पहुंचे, या आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है या आपने कोई और टास्क परफॉर्म करना है, तो आपके पास उस काम को करने के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप वो सारे सॉल्यूशन जो हैं, जो सब वैलिड सॉल्यूशन है, वो कैंडिडेट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे आपके पास प्रॉब्लम 1 के कुछ कैंडिडेट सॉल्यूशंस क्या बताए गए हैं कि कस्टमर कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, पर्सनली कर सकता है जाकर, या फिर वो कोरियर सर्विस के जरिए भेज सकता है अपनी कंप्लेंट, या फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दे सकता है। अब उसके पास डिफरेंट मेथड आ गए कंप्लेंट करने के। अब ये सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस है, इनमें से वो चूज क्या करेगा, बेस्ट क्या है उसके पास। आपके पास नंबर 5 पे स्टेप आ जाता है कि बेस्ट सॉल्यूशन को वो सिलेक्ट करेगा। अब इन सब में से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है और कैसे है, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे। इसको हम देखेंगे कि हमारे पास किन वो कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सी रीजंस हैं जिनकी बेस पर हम किसी सॉल्यूशन को बेस्ट या वर्स्ट कहेंगे। 3 चीजें हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, स्पीड, कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। जो भी सॉल्यूशन आप चूज करने जा रहे हैं उसमें रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए। ऐसा स्लो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि जिससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए। In other words, it means when the solution is implemented in a programming language, the problem should run fast. यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की पर्टिकुलर आप एग्जांपल लें, उसको कंसीडर करें तो हमारा प्रोग्राम फास्ट होना चाहिए। आप लोग जो सिंपल प्रोग्राम्स राइट करेंगे उसमें आपको स्पीड का डिफरेंस इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन
ये जब आप थोड़े एडवांस लेवल पर जाकर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप प्रोग्राम्स राइट करते हैं, तो अगर आपका सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपने बहुत डिफिकल्ट लॉजिक बनाई है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम जो है वो इतना फास्ट नहीं चलेगा। तो आपने क्या देखना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो फास्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर इस कंप्लेंट के सिलसिले में देखें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर आप देखेंगे कि क्या वेबसाइट पे पर जो है कंप्लेंट लॉन्च करना ये फास्ट है। सपोज कि कंपनी जो है वो फिजिकली दूर है, तो दूसरी मतलब लेट्स से कि यहाँ से कराची जाना है आपने, तो इस्लामाबाद से कराची जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर यही है कि कुरियर सर्विस भी ज़्यादा टाइम देगी, तो वेबसाइट पे सोल्यूशन कंप्लेंट जो है वो आपकी सबमिट होना सबसे ज़्यादा इसमें फास्ट है। लेकिन अगर वो कंपनी आपके बिल्कुल करीब है कहीं, तो फिर आपका फिजिकली वहां पर जाना ज़्यादा जो है वो रीजनेबल है। तो इस तरह से स्पीड को हम कंसीडर करेंगे। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कॉस्ट। जो सोल्यूशन आपने सिलेक्ट किया है उस पे कॉस्ट क्या आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि जितना काम आपने करना है उस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है कि उस काम की सिग्निफिकेंसी खत्म हो जाए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए कि आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट उसमें कम से कम हो, और इसी तरह से आप उसका जो टाइम उसको मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम हो। ये टर्म्स आपको बहुत 100% अभी कॉस्ट शायद समझ ना आए प्रोग्रामिंग के लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो इसको शायद ज़्यादा इन डेप्थ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है। अगर हम इस प्रॉब्लम की कॉस्ट की देखें, तो ये प्रॉब्लम की कॉस्ट आपकी समझ में आ सकती है आसानी से कि वेबसाइट पे अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसकी कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई ट्रैवल करके चाहे वो बाय एयर जा रहा है या बाय एयर जाना कंप्लेंट लॉन्च करना, दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। वो कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस आ जाए ट्रैवलिंग पे, या अगर आपने किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आपने जाना है तो वो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ जाए। तो आपने देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कौन सा है, वो चूज करेंगे आप। तीसरी चीज़ आपके पास है कम्प्लेक्सिटी, कि जो सोल्यूशन आप चूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आप पहले हम इसी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसमें कम्प्लेक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप आराम से वेबसाइट पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते थे, लेकिन और आपको कंपनी का बिल्कुल भी पता नहीं है कंपनी की बिल्डिंग कहाँ पर है, और आप चले जाते हैं कंपनी में कंप्लेंट करने के लिए, और आपको बहुत टाइम लग जाता है, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी उस पर वेस्ट हो जाता है, और आप जब पहुँचते हैं कंपनी को आपको एड्रेस नहीं मिलता, तो आप ऑलरेडी टेम्पर लूज कर चुके होते हैं। तो आपने एक सिंपल से काम को बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया। जब तक आप उस एक्चुअल प्रॉब्लम कंपनी तक पहुंचेंगे आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम के लिहाज से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जो आपके पास सेकंड प्रॉब्लम था उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास जैसे मार्क्स की बात हो रही है, तो आप उसमें आपको सिर्फ वहां पर मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स। तो अगर आप उसकी कोई और डिटेल्स भी लेना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट के नेम्स के अलावा, आप उनकी फर्दर जो है वो उनकी क्लास और डिटेल्स इररिलेवेंट डिटेल्स वहाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो आप प्रॉब्लम को बिला वजह कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जबकि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ कह रही है कि आप एवरेज नंबर फाइंड कर दें, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल मांग ही नहीं रही। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के लिहाज से आपके पास जो है जो भी सोल्यूशन आप चूज करेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट्स बहुत जितनी भी आप सिंपल और तादाद में कम रख सकें, और जो आपके स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइम नंबर फाइंड करना है, प्राइम नंबर फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स, आपने एटलीस्ट 2 मेथड्स तो आपने क्लास 10 तक जरूर पढ़े होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर कंप्यूटर में अगर आपने एक प्रोग्राम राइट करना है तो ये 2 ही मेथड्स हो सकते हैं। इसका बहुत एक सिंपल सा मेथड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप उस नंबर को, प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करें, 3 से करें, और ज़रूरी नहीं है लेट्स से कि आपने ये फाइंड करना है कि जो आपके पास लेट्स से कि 79 जो है प्राइम है या नहीं है, तो आप उसे 2 से लेकर 78 से सब नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। जहाँ पर अगर वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो आप वहाँ पर अपनी जो है वो कैलकुलेशन रोक देंगे, और अगर आप इसको सिर्फ 79 से हाफ तक डिवाइड करते जाएं तो वहां तक भी आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो ये आपके पास मेथड है कि बेस्ट सॉल्यूशन को आप किस तरह से चूज करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एल्गोरिदम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।